नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान, जिसका मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे हम जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हमारे तमाम सीनियर साथी। तो आगे बढ़ते हुए आपको उत्तराखंड से अहम खबर दे रहे हैं हम। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी तेज हो गई। इसको लेकर मुख्य सचिव एस संधू ने एफआरआई परिसर पहुंचकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, अतिथियों के आवागमन के लिए रूट प्लान और कार्यक्रम परिसर में स्थापित हो रही सीटिंग व्यवस्था, जलपान, भोजन, पार्किंग स्थल समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को काम मुकम्मल करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। नासिर हुसैन देहरादून से हमारे साथी बने हुए हमारे साथ। नासिर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा सरगर्मियां तेज हैं उत्तराखंड में। खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेशों का भी दौरा किया है, भारत के भी कई हिस्सों में गए हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। अब आखिरी मरहले में है इसकी तैयारियां और इसके लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयारियां बहुत ज्यादा तेज है। अधिकारियों की तरफ से तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप बताइए कैसी चल रही हैं तैयारियां 8 और 9 नवंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए? देखिए मुमताज, 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर के लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। करीब 3 महीने से सरकार इस तमाम जो कार्यक्रम होने वाला है इसकी तैयारियां कर रही थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री कई हिस्सों का दौरा कर चुके हैं, औद्योगिक घराने हैं उनके साथ एमओयू भी साइन किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार वो इसके लिए पिछले 3 महीने से भागदौड़ कर रहे हैं और तमाम देशों में उनका दौरा हुआ और साथ ही साथ भारत के तमाम राज्यों में भी उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर औद्योगिक घरानों से मुलाकात की। तमाम औद्योगिक घरानों से मुलाकात करने के बाद देश और विदेश में उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। जल्द ही 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं उत्तराखंड की धरती पर नजर आएगा, धरातल पर नजर आएगा। इसको लेकर के इन्वेस्ट की जा रही है। 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो देहरादून में, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट होनी है एफआरआई में, तो इस वजह से पूरे देहरादून को सजाया जा रहा है। जो सड़कों का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, क्योंकि अलग अलग जगहों से औद्योगिक घराने के लोग देहरादून पहुंचेंगे। इस वजह से उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। देहरादून में साज सजावट का काम लगातार चल रहा है और सड़कें हैं वो बहुत बेहतर कर दी गई है। साथ ही साथ एफआरआई के आसपास के इलाकों में भी साज सज्जा का काम कंप्लीट कर लिया गया। साथ ही साथ एफआरआई में जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना है वहां पर बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और साथ ही साथ जो लोग आएंगे उनको लाने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना रहे, इन तमाम व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। कल तमाम अधिकारियों ने एफआरआई और एफआरआई के बाहर का जायजा लिया, पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साथ ही साथ क्योंकि इस कार्यक्रम में अब प्रधानमंत्री के आने का भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, इसलिए उसी लिहाज से तमाम तैयारियां की जा रही है और कोशिश यही है कि इन्वेस्टर समिट को अच्छा से अच्छा आयोजित किया जा सके, ताकि जो इन्वेस्टर्स आए वो देखे कि उत्तराखंड में किस तरह की सुविधाएं हैं और उत्तराखंड में। तो नासिर, क्या लगता है आपको, जितने बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और जितनी मेहनत राज्य सरकार की तरफ से की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए, वो कारगर साबित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या लगता है आपको ये मेहनत रंग लाएगी जरूर? देखिए मुमताज, सरकार का टारगेट था कि किसी भी तरीके से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो और लगभग उसको छूता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक 2 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो एमओयू साइन हो चुके हैं। तो इससे ये माना जा रहा है कि सरकार की जो कोशिश है वो 90% है। इन्वेस्टर समिट में भी कुछ करार होने की उम्मीद है, यानी इन्वेस्टर्स आएंगे जिनमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो, और इसके अलावा जो विदेशों से जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो भी कुछ करार 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है उस दिन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो 2.5 लाख करोड़ का टारगेट था वो लगभग सरकार पूरा करने जा रही है और उम्मीद ये है कि जो
इन्वेस्टमेंट होगा उसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्ट होगा तो जाहिर तौर पर यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, लोग लगेंगे और बहुत सारे लोगों को कामकाज मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो टारगेट सोचा था वो टारगेट कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक है नासिर, आप बने रहे हमारे साथ। इसी खबर के हवाले से एक अपडेट है हमारे पास। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा भी रहेगा और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। बड़ा अपडेट है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस हवाले से तैयारियां बेहद तेज हैं। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। हमारे साथी नासिर हुसैन हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। नासिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। 8 और 9 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसी इन्वेस्टर्स समिट के हवाले से यहां पहुंच रहे हैं और उनका इसके अलावा कुछ और भी शेड्यूल रहेगा उत्तराखंड में? देखिए मुमताज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक संभावित दौरा था, लेकिन अब शायद दौरा तय हो गया है और 8 और 9 दिसंबर को 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। ये पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब दौरा तय हो गया है। खुद जो सरकार के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हो गया है और अब उसी लिहाज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो सबसे बड़ी जो व्यवस्था रहती है वो सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्था करनी होती है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम बैठकें हो रही हैं। कल जो नए डीजीपी बने हैं अभिनव कुमार ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट को लेकर भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर और सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करना होगा और उसी के लिहाज से तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री आएंगे, इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए आ रहे हैं, फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है। और इस कार्यक्रम में वो कहीं ना कहीं जो औद्योगिक घराने हैं देश भर के और विदेशों से जो औद्योगिक घराने आ रहे हैं उन तमाम से मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कैसे जो सुख बात सरकार की तरफ से दी जा रही है उसका कितना फायदा उन लोगों को मिलने वाला है और अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उत्तराखंड की जनता को उसका फायदा मिलेगा और बढ़ चढ़कर उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर समिट है अब उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर समिट टारगेट सरकार लेकर चल रही थी, अब कहीं ना कहीं वो टारगेट पूरा होता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री आने से इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगने वाले हैं। यानी जिस मकसद को लेकर देहरादून सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के बारे में सोचा था, इसकी भरपूर गुंजाइश है, भरपूर संभावना है नासिर कि वो मकसद जरूर पूरा होगा। रोजगार के नए मौके उत्तराखंड के युवाओं को जरूर मिलेंगे कि जाहिर सी बात है जब कोई इन्वेस्ट करेगा तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य के इतिहास में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक बड़े और शानदार इवेंट के तौर पर याद किया जाएगा। देखिए मुमताज, बिल्कुल अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य उत्तराखंड सरकार का यही था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर उद्योग लगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री के आने के बाद ये जो इन्वेस्टर समिट है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है और इसका एक बड़ा फायदा जो उत्तराखंड सरकार ने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा उत्तराखंड को मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी कुछ ना कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे। और जो लगातार इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में उद्योग थे, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उस वक्त भी नारायण तिवारी सरकार में भी बहुत सारे उद्योग लगे थे और एक नई शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। और अब इस 23 साल के बाद दोबारा से इस तरीके से इन्वेस्टर समिट हो रहा है और इस इन्वेस्टर समिट से एक बार फिर औद्योगिक घराने उत्तराखंड का रुख करेंगे तो जाहिर तौर पर एक नई शुरुआत उत्तराखंड के लिए होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है और इस दशक में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तस्वीर बदलने वाली है। और इस इन्वेस्टर समिट के बाद शायद वो खाका अब खींचने वाला है, वो तस्वीर सबको नजर आने वाली है। 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर समिट होगा उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक नई लाइन मिल जाएगी, जिसके कारण अब तक जो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी उत्तराखंड में बढ़ी थी या तमाम जो ऐसी व्यवस्था रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होगी तो जाहिर तौर पर लोगों के लगने से बेरोजगारी दूर होगी और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस बेहद अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया नासिर।
और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है यहाँ, और इस सम्मेलन में हिमाचल की आपदा पर भी चर्चा की जाएगी। हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना आज दुबई जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के हिमालय क्षेत्र पर प्रभाव पर हिमाचल की बात रखेंगे। दुबई में COP28 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और इस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुबई पहुंचे। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया जा रहा है, और इस सम्मेलन में हिमाचल के आपदा की भी बात होगी। हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना आज दुबई जाएंगे। इसके लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रबोध, मुख्य सचिव प्रबोध ठाकुर आज पहुंच रहे हैं दुबई, क्योंकि COP28 सम्मेलन जो दुबई में आयोजित किया जा रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उस पर वो हिमाचल के आपदा की बात भी रखेंगे। क्या लगता है आपको, क्यों ये दौरा अहम है मुख्य सचिव का? प्रदीप, क्या फायदा होगा हिमाचल को उनके इस दौरे से? बिल्कुल, देखिए COP28 का आयोजन दुबई जो एक्सपो सिटी है वहां पर किया जा रहा है, और इसमें दुनिया भर के डेलीगेट्स आ रहे हैं, और ये 30 नवंबर से शुरू हुआ है और 12 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हिमाचल प्रदेश का भी इस बार हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि यहाँ के भी मुख्य सचिव वहां जा रहे हैं और अपना वक्तव्य वहां पर देंगे। दरअसल अभी मानसून सीजन में जिस तरह से हमने देखा कि भारी तबाही प्रदेश में मची है, मानसून की जो बारिशें हुई उससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसके पीछे एक वजह अब जलवायु परिवर्तन भी नजर आ रही है। किस तरह की त्रासदी जब मची है तो कहीं ना कहीं एक जलवायु परिवर्तन की इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। तो यही एक वजह है कि इसमें मुख्य सचिव को जाने का मौका मिला है और वो आज दुबई पहुंच जाएंगे। वहां पर जो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन से जो हिमालय क्षेत्र को प्रभाव हुआ है उसके ऊपर एक वक्तव्य रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें जिसमें सोलर एनर्जी है, साथ ही पन बिजली एनर्जी है, इसके भी जलवायु परिवर्तन किस तरह से पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये तमाम दो विषय जिस पर इन्होंने अपनी बात कही है। तो हिमाचल इसलिए महत्वपूर्ण इस जो जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो उसमें हिमाचल की बात जब रखी जाएगी तो जरूर इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में न केवल हिमाचल बल्कि जो हिमालय क्षेत्र हैं वहां पर आने वाले समय में इस तरह की त्रासदी ना मचे, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मत बनाने की जरूरत है और किस तरह से काम करना होगा। चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात होती है, घर बनाने के लिए इंजीनियरिंग की बात होती है, सड़कों को बनाने के लिए होती है, या फिर जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं विकास से जुड़े काम होते हैं, तो किस तरह के काम करने होंगे ताकि नुकसान आने वाले समय में कम हो और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन क्षेत्रों में कम पड़े। ये एक जो है, इसीलिए पूरी दुनिया इसको लेकर लगातार जलवायु परिवर्तन को चिंतित है। तो इसी लिहाज से हम कह सकते हैं कि हिमाचल की तरफ से वहां पर जो डेलीगेट्स जा रहे हैं जिसमें मुख्य सचिव खुद मौजूद रहेंगे, तो वो हिमाचल की बात बाहर रखेंगे और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के अपनी बात वहां पर रखेंगे। एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी। जी, आप बने रहिए प्रदीप हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम और फिर वापसी करेंगे अपने ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर की तरफ। बता दें अपने दर्शकों को कि धर्मशाला में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर आज दोपहर 3 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। धर्मशाला के विधायक ने वोट डालने से इनकार कर दिया है, इस प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट है हमारे पास। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों को नगर निगमों में वोटिंग राइट्स को लेकर काफी तनाजा, काफी विवाद चला रहा है। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। प्रदीप का रुख करेंगे हम। प्रदीप, मामला कोर्ट में है और धर्मशाला के विधायक ने इस बीच वोट डालने से इंकार कर दिया है। आज धर्मशाला निगम में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या खबर है आपके पास इस अपडेट के हवाले से प्रदीप? बिल्कुल, देखिए धर्मशाला नगर निगम चुनाव जो मेयर डिप्टी मेयर के होने हैं उसकी अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी थी। हालांकि उसी दिन हाईकोर्ट में भी केस लगा था और उसमें 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ऐसे में कई बार जो है चुनाव रोकने के भी आदेश हाईकोर्ट नहीं देता है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जो है एक स्वायत्त संस्था के तौर पर निर्वाचन आयोग को माना जाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अभी ये चुनाव का प्रोसेस है वो इस वक्त चला हुआ है और इसमें धर्मशाला में आज चुनाव होने हैं मेयर डिप्टी मेयर के, और विधायकों को वोटिंग राइट भी दिया गया है। और उसमें धर्मशाला के जो विधायक सुदीप शर्मा है वो पहले ही इनकार कर चुके हैं। उन्होंने विरोध तक दर्ज किया था
खबरें अभी तक के साथ ही खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम ये जो वोटिंग राइट दिया गया है ये जरूरी नहीं है, पार्षदों से ही मेयर डिप्टी मेयर चुने जाने चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने उस वक्त कही थी। तो आज भी वोटिंग होनी है, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स वहां पर मेयर डिप्टी मेयर के लिए दिए जाने हैं, और जिस तरह से खतरा लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग का कोई खतरा ना बन जाए, और वहां पर एक निर्दलीय का वोट भी है, तो ऐसे में तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 16 नगर निगम है उसकी भी चुनावों की घोषणा कर दी गई है, और 4 दिसंबर को चुनाव वहां पर होने हैं। तो ये अंतिम नगर निगम है जिसमें मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव किए जाने हैं, और अगर 4 को नहीं हो पाए किसी वजह से तो 5 तारीख को, अगर 4 तारीख को quorum पूरा नहीं होता है तो 5 दिसंबर को वोट जो है वहां पर मेयर डिप्टी के लिए करवाए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो चारों नगर निगम है, जिसमें मंडी में भी चुनाव हो चुके हैं, पालमपुर में भी चुनाव हो चुके हैं, एक कांग्रेस के खाते में है, बीजेपी के खाते में है, पालमपुर कांग्रेस के पास है, मंडी बीजेपी के पास है। आज सोलन पर जो धर्मशाला है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि यहाँ पर आखिर में क्या होता है, क्या कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं दूसरे धड़े को का फायदा तो नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस चीज को लेकर सियासत भी देश में खूब हुई है, तो देखना ये होगा कि आज यहाँ पर रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। जी शुक्रिया प्रदीप, आपका इस अहम जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सभी जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में और सब अपनी इन अहम खबरों की तह तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।